हैं? अगस्त प्रस्ताव की विफलता का क्या कारण था? बोलना पड़ेगा बेटा, ऐसे यो मौनी बाबा बन के नहीं बैठना। मतलब गलत सलत ही बोलो। भारत के औपनिवेशिक साम्राज्य की मांग का कहीं भी पूर्ण नहीं होना, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा वक्ता टीचर्स होता है, ये मान के चलो। डॉक्टर होता है वो कम बोलता है, वकील होता है वो अनाप शनाप झूठ भी बोल देता है, लेकिन टीचर्स होता है ना वो बड़ा सटीक सही ढंग से बोलता है, ठीक है ना। इसलिए विव्यक्ति बाहर निकालो, तुम सुन मत बैठ रहो। अब है क्रिप्स मिशन, ठीक है ना। आप जो लिख रहे हो वो थोड़ा चेंज करना है इसको। कभी भी नोट्स क्लास के हो उसको पॉइंट वाइज बनाओ, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या। अनाप शनाप मत लिखो। अनाप शनाप लिखना है तो किताबें खूब पढ़िए मार्केट, ठीक है ना। अब ध्यान दो इधर, क्रिप्स मिशन से सवाल कैसा निकलेगा, कैसा प्रश्न पूछेगा आपसे, यहाँ से किस तरह के प्रश्न आएंगे, कौन से कंटेंट की लाइन को ज्यादा फोकस करना है, कौन सी नहीं। तो यहाँ से सबसे पहला जो टॉपिक निकालेगा वो इसकी नेचर पूछेगा, यानी प्रकृति पूछेगा। तो प्रकृति कैसी है, एकल, ठीक है ना। प्रकृति की जगह स्वरूप, इसके प्राइवेसी शब्दों में जाएगा वो। स्वरूप पूछ सकते हैं, संरचना पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये क्या आ गया, इसको कैसे साफ करें? हा? इसको ये गजब डिजिटल भी तो, हा? ये तो अपने है नहीं, वहां तो सरकारी विद्यालय है, मतलब आराम से कोई टूटा फूटा बोर्ड होगा, मार्कर होगा, बच्चे होंगे ना आप होंगे। प्रकृति, प्रकृति कैसी बेटा, एकल, ठीक है ना। इसके बाद गठन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, इसको साफ कैसे करना है, रेबर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। इसको ध्यान रखना, विंस्टन चर्चिल बहुत सारी बातें बोलता आगे। गठन कब किया गया इसका, 1942, ठीक है ना। प्रमुख भारतीय वार्ताकार कौन कौन थे, हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है। इसके बाद प्रमुख टिप्पणियां या कथन, कमेंट्स, टिप्पणियां किस किसने की थी, गांधी ने की थी, नेहरू ने की थी, और पी सीतारमैयन, ठीक है ना। ये चीज गांधी ने क्या कहा था, दिवालिया हुए बैंक के नाम दिया गया चेक, दिवालिया बैंक के नाम चेक। इसने क्या कहा, टूटे हुए बैंक के नाम दिया गया अग्रिम तिथि का चेक। और सीतारमैया ने क्या कहा, यह अगस्त प्रस्ताव का बदला रूप, बदला या परिवर्तित स्वरूप। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। लेकिन एक सवाल और दे रहा है यहां पे कि अम्मन जो ब्रिटिश कालीन मिशन थे, ब्रिटिश मिशन या आयोग या कमीशन, कुछ भी कह दो, वो उतरे कहां भारत में, भारत में वो कहां है, ठीक है ना। मोस्टली सब कहां उतरते थे, नई दिल्ली, फिर इसके बाद बंबई और कलकत्ता, ठीक है ना। जैसे साइमन कमीशन कहां आया था, बंबई।
क्रिप्स मिशन कहाँ आया है? नई दिल्ली। कैबिनेट मिशन भी कहाँ आएगा? नई दिल्ली। पूछने वाला पूछ सकता है कि भाई क्रिप्स मिशन भारत कहाँ पहुंचा 1942 के अंदर, तो कहाँ पहुंचा था वो? नई दिल्ली। ठीक है ना? ये लिखो, क्रिप्स प्रस्ताव ऐसे लिखो, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद, अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद और भारतीयों द्वारा, अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद और भारतीयों के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद और भारतीयों के द्वारा अपने स्वराज की बढ़ती मांग, भारतीयों के द्वारा अपने स्वराज की बढ़ती मांग के कारण ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल द्वारा अपने मंत्रिमंडल के, अपने मंत्रिमंडल के, अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अंडरलाइन कर ला, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अंडरलाइन, ब्रैकेट में लिखो युद्ध मंत्री, युद्ध मंत्री, युद्ध मंत्री के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, के नेतृत्व में एक कमीशन, एक कमीशन या मिशन, कमीशन या मिशन का गठन किया, कमीशन या मिशन का गठन किया, जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं, जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं, जिसमें, जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। विशेष करके लिखो, विशेष, ऐसे लाइन, जब भी मैं विशेष बोलूं ना यहां से प्रश्न बनाता है, ठीक है ना? विशेष इंडिकेट करके लिखना, विशेष। इस मिशन की प्रकृति, इस मिशन की प्रकृति, इस मिशन की प्रकृति एकल, इस मिशन की प्रकृति एकल थी, अंडरलाइन कर लो। प्रकृति, स्वरूप, कैसा भी कह सकते हो, आकार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? एकल थी क्योंकि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ही इसके अध्यक्ष तथा सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ही इसके अध्यक्ष तथा सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ही इसके अध्यक्ष तथा सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ही इसके अध्यक्ष तथा सदस्य थे। 23 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1942 को, अंडरलाइन कर लो, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 23 मार्च 1942। अब इधर ध्यान दो, अपने को कभी भी
ऐसे फैक्ट आधारित कोई चीजें पूछनी समझनी है ना, तो एनसीईआरटी को बेस बना, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो सही। दूसरा, राजस्थान साहित्य अकादमी ग्रंथ की जो बुक्स आती है मार्केट में, वो फैक्ट, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते हो इसको? पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? बिना पढ़े सिलेक्शन चाहिए। ये किताब लाओ बेटा, ये बहुत 200 रुपए की किताब है, मार्केट में जाओगे 220 रुपए की। राजस्थान कला संस्कृति इतिहास, जो आपके आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, ठीक है ना। और शायद आप तो पहली बार हो, इसमें से 99% सवाल हूबहू कंटेंट उठाया जाता है, हूबहू लाइन उठाई। और जब आपत्ति लगाने की बारी आती है, उस समय भी इसी बुक्स को आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, जो भी एग्जाम कराने वाली बॉडी है, उसको रेस्पेक्ट तो मानती है, ठीक है ना। इसमें सब बुक्स मिल जाएगी आपको। हिस्ट्री मिल जाएगी, ज्योग्राफी की मत लाना, ज्योग्राफी क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, तो उसकी नई बुक्स आ रही है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, वो भी इसी की आ रही है, 220 रुपए, है ना। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री इतनी बड़ी आती है, माली एंड जैन, क्या नाम है उसका, माली एंड जैन। मार्केट में लेके खरीद के थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना शुरू कर दो, उसमें से एक एक चीज आपको कवर हो जाएगी। कल्चर के, क्या नाम आपके, राजवंश के, उसके बाद में आपके उसके प्रजामंडल के सारे टॉपिक दिए हुए, उसके आभूषण वगैरह वगैरह। और जब आप पढ़ोगे ना, तो उसको लगेगा अच्छा यहाँ से सवाल दे रहा है ये। और जब वापस आप पेपर दोगे, तो उसमें से आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह जो भी है, इसमें जो राजस्थानी का जो पोर्शन है, इसमें एक सवाल बाहर नहीं जा सकता, और ना जाता है। पेपर बनाने वाला इसी किताब को लेकर पेपर बना, ये मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ। फिर इसको पढ़ने की रखो, ले आओ। तो अपने को कभी भी ऐसे फैक्ट आता है, मार्केट में कई जगह 1922 लिखा हुआ गाइडम आ रहा है, 1925 लिखा हुआ गाइडम आ रहा है, 1926 लिखा गाइडम, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर या राजस्थान की जो बुक्स चलती है उसके अंदर, या ये साहित्य अकादमी के अंदर बुक्स चलती है उसके अंदर, ठीक है ना। तो क्या है उसके अंदर, 1942, ठीक है ना। आगे लिखो, कौन सी तारीख थी, 23 मार्च 1942। आगे लिखो, तथा इस कमीशन ने 30 मार्च 1942 को, तथा इस कमीशन ने 30 मार्च 1942 को 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंडरलाइन कर लो, 30 मार्च 1942। अब लिखो प्रमुख वार्ताकार, प्रमुख भारतीय वार्ताकार, ऐसे पॉइंट डाले लिखो, प्रमुख भारतीय वार्ताकार, प्रमुख भारतीय वार्ताकार कौन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। लिखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। अच्छा, इधर ध्यान दो। अब जैसे ही ये रिपोर्ट आ गई, इस रिपोर्ट को भारतीय नेताओं के सामने रख दिया। भारत के नेताओं की तरफ से उस रिपोर्ट पर डिस्कस करने के लिए, वार्ता करने के लिए कौन अपॉइंटमेंट किए गए, किसको अपॉइंटमेंट किया कांग्रेस ने, 2 वरिष्ठ नेताओं को, जिसमें कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। उसके अंदर एक लाइन लिखी थी, ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहली जो लाइन लिखी थी, इसी लाइन से हमें आपत्ति थी। और क्या लिखा कि युद्ध के बाद, कौन सा युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय युद्ध के बाद हम शीघ्र ही भारत के लिए क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, और उस संविधान सभा में अमुक अमुक भारतीयों को शामिल किया जाए, अमुक अमुक भारतीयों को शामिल किया। ये जो अमुक अमुक शब्द है ना, इसको लेकर के पंडित नेहरू ने, गांधी ने कहा, ये अमुक अमुक से आपका क्या मतलब, अमुक अमुक से मतलब हो सकता है आपको, जो आपके अंदर विश्वास करते हो, जो अंग्रेजी हुकूमत में आस्था रखते हो, जो ब्रिटिश हुकूमत के चाटुकार हो, ऐसे लोगों से आप
संविधान सभा का गठन करेंगे तो वो संविधान सभा कैसे बनेगी, क्या इसका स्वरूप होगा, किस तरह से भारत का संविधान उसमें दिखेगा, ठीक है ना। इसी बात से तरह करते हुए उन्होंने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। और विरोध करने बाद इसकी पर तीखी टिप्पणियां देने वालों में सबसे आगे कौन थे, गांधी, नेहरू और पी चिदंबरम। इन तीनों में से किसी एक कमेंट को पूछा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। लिखो, क्रिप्स प्रस्तावों के अनुसार, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के अनुसार, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के अनुसार विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय संविधान सभा का, भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें अमुक अमुक भारतीयों को शामिल करते हुए, जिसमें अमुक अमुक भारतीयों को शामिल करते हुए, अंडरलाइन कर, अमुक अमुक या प्रमुख भारतीयों को शामिल करते हुए इसका निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा, ठीक है ना। भारतीय नेताओं की तरफ से इसी बात का ऐतराज किया गया। देखो, भारतीय नेताओं की तरफ से इसी बात का ऐतराज किया गया, भारतीय नेताओं की तरफ से इसी बात का ऐतराज किया गया, इसी बात का ऐतराज किया गया और क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया गया, और क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया गया, क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया गया, क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया। नंबर 1, महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, देखो, यह एक दिवालिया हुए बैंक के नाम, यह एक दिवालिया हुए बैंक के नाम, यह एक दिवालिया हुए बैंक के नाम, यह एक दिवालिया हुए बैंक के नाम दिया गया एक चेक है, यह एक दिवालिया हुए बैंक के नाम दिया गया एक चेक है। ये किसने कहा, महात्मा, किसके संदर्भ में कहा, ये इंडायरेक्ट से विंस्टन चर्चिल पर वार है, ठीक है ना। चर्चिल बड़ा क्रूर था, मतलब एक तरह से ब्रिटिश कालीन औरंगजेब, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन और विंस्टन चर्चिल हिंदुस्तान की तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं, ठीक है ना। चर्चिल नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान को स्वराज दिया जाए, आजाद किया जाए, वो हुकूमत के अंदर विश्वास करता था, और गांधी इसके खिलाफ थे, ठीक है ना। इसलिए गांधी ने इसके यहाँ बहुत बड़ी विश्व के अंदर किरकिरी कर दी, इसकी बहुत खतरनाक, मतलब दुनिया के अंदर जब ये टिप्पणी गई तो दुनिया के नेताओं ने चर्चिल की तरफ ध्यान दिया, बोले आप क्या कर रहे हो ऐसा, मतलब, ठीक है ना। तो इतना इसका रिएक्शन हुआ वर्ल्ड के अंदर कि ब्रिटिश की सरकार 45 के अंदर क्या हो गई, चली गई, ठीक है ना, ये चीज। नेक्स्ट लिखो, पंडित नेहरू के अनुसार, पंडित नेहरू के अनुसार यह एक टूटे हुए बैंक के नाम, यह एक टूटे हुए बैंक के नाम, यह एक टूटे हुए बैंक के नाम, यह एक टूटे हुए बैंक के नाम दिया गया एक चेक है, यह एक टूटे हुए बैंक के नाम दिया गया एक चेक है, जिसमें आगे की तिथि अंकित है, जिसमें आगे की तिथि अंकित है, अग्रिम डेट,
एडवांस डेट, आगे की तिथि अंकित है, ठीक है ना। नंबर 3 पी सीतारमैया, नंबर 3 पी सीतारमैया, पी सीतारमैया लिखो। यह अगस्त प्रस्ताव का बदला हुआ स्वरूप है, ये अगस्त प्रस्ताव का बदला हुआ स्वरूप है, ये अगस्त प्रस्ताव का बदला हुआ स्वरूप है, ये अगस्त प्रस्ताव का बदला हुआ स्वरूप, कोई कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, अगस्त प्रस्ताव में और क्रिप्स मिशन में क्या फर्क है? अगस्त प्रस्ताव में ऐसा क्या था, क्रिप्स मिशन में ऐसा क्या था? दोनों का ही हम विरोध कर रहे हैं, क्या फर्क है? दोनों में ही भारत के औपनिवेशिक स्वराज की मांग पूरी होती नजर नहीं आई, एक चीज। दूसरा, अंग्रेजों ने कब माना हमारी मांग को, हाँ भारत के स्वराज को देना चाहिए, स्पष्ट तौर पर किस मिशन में वो स्वीकार कर रहे हैं? क्रिप्स मिशन, किस मिशन में स्वीकार कर रहे हैं? और स्पष्ट तौर पर उसको एक्टिवेट करने के लिए अगला जो मिशन आ रहा है कैबिनेट मिशन, उसमें वो क्या कर रहे हैं? स्वीकार। तो ये प्रश्न कई बार पूछ सकता है कि भारत के औपनिवेशिक स्वराज की मांग सबसे पहले किस मिशन के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा आंशिक तौर पर स्वीकार किया गया या स्वीकृत की गई, तो कौन सा मिशन हो जाएगा? यहां अंग्रेजों के कान खड़े हो गए, ठीक है ना, कि अब कुछ इसके सकारात्मक दृष्टि से हो जाना चाहिए। और इसी संदर्भ में गांधी ने बहुत बड़ी बात दुनिया को बता दी, ठीक है ना। जब बड़ा लीडर कोई बोलता है ना, किसी की आलोचना करता है, तो उसकी वो दुनिया के अंदर छाई जाती बात, दुनिया उसकी तरफ ध्यान देती कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज ऐसी हो गई कि ब्रिटिश सरकार की यहाँ किरकिरी हुई, और इतनी किरकिरी हुई कि विंस्टन चर्चिल को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लिखो, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, कोई भी नाम लिख सकता है, कैबिनेट मिशन, वरिष्ठ मंत्री समूह, मंत्रिमंडल आयोग या मिशन, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल निकलेगा आपके, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। अपने को पॉलिटिकल के जीके के हिसाब से पढ़ना है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ना। इसमें और सारी बातें बहुत सारी, वो आपके काम की नहीं। मतलब जो क्वेश्चन बेस्ड सिस्टम है ना, कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, कैसा प्रश्न आएगा, बस उसी पे ध्यान देना, ठीक है ना। कई चीजें आपको गाइडों में ना ऑप्शन आप लिखा, इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन फलाना फलाना, वो हिस्ट्री में है, वो राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ा जाएगा डिटेल के अंदर, उसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ जो टॉपिक है ना, उसी टॉपिक से आपको कंटेंट लेके समझना आधारित, ठीक है। तो ये इसके सवाल 100% सवाल देता है यहाँ से, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें से यहां सवाल नहीं आता, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझो आ गया, फिर छप गया। अब कैबिनेट मिशन के पॉइंट क्या है जहां से प्रश्न उठाएगा? गठन, क्यों क्यों गठन किया गया, और प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, सदस्य को कितने थे इसके अंदर, और कौन कौन थे, और सबसे बड़ा जो मैंने लिखा ना वो ये है, प्रमुख सिफारिश, प्रमुख सिफारिश। ये यहां से सवाल बड़ा और यहां से सवाल है छोटा, ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। यहां से इसको जब भी पढ़े तो यहां से बड़ा प्रश्न बनता है, और यहां से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप। अच्छा, दूसरा सीधा इस पूरी फ्रेमवर्क का एक प्रश्न बन रहा है कि हमारा जो अपना संविधान है,
हमारी संविधान सभा है, भारत की संविधान सभा, संविधान सभा का आधार, ठीक है ना, कौन सा मिशन है? कैबिनेट मिशन, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। हमारी इसके बाद जब संविधान सभा बनेगी तो संविधान सभा बनने के पीछे जो बेस था, जो उसकी रीढ़ की हड्डी थी, नींव थी, वो क्या था? बस, यानी किसके प्रावधानों से भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया? तो प्रावधान क्या हो जाएगी? उस प्रावधान में क्या क्या लिखा हुआ है वो ही हमने संविधान सभा बनाई, और यही संविधान सभा आगे जाके अंतरिम संसद में और उसके बाद संसद में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ये सिस्टम रहेगा, ठीक है ना। तो गठन 14 मार्च 1946 को, ठीक है। क्यों गठन किया गया? ऐसा क्या हो गया था? तो इससे पहले दो बड़ी घटनाएं हो चुकी थी, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, दोनों क्या हो गई है? विफल हो गई। और भारतीयों की क्या बढ़ती जा रही मांग? स्वराज प्राप्ति की। इस तरह से भारत में उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध को दूर करना सबसे बड़ा इसका मेन ऑब्जेक्ट था, है ना। एक चीज, कौन प्रधानमंत्री हुए? तो सत्ता चेंज हो गई, है ना। एटली साहब इसके प्रधान, सर क्लेमेंट एटली, सर क्लेमेंट एटली, ये जो किसकी पार्टी के थे? लेबर पार्टी, यानी मजदूर संघ, श्रमिक संघ, ठीक है ना। तो इस पार्टी की सरकार आई, इस सरकार बनी, तो इस सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? एटली बने। एटली ने आते ही विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। ब्रिटिश की जो किरकिरी हुई थी उसका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हुए उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में डिक्लेरेशन दे दिया, बोले हम जल्दी ही भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करेंगे, और न केवल दूर करेंगे बल्कि उनका अपने स्वराज उनको क्या कर देंगे? सौंप देंगे। इसलिए जल्दी ही हमारी शिष्टमंडल का एक कैबिनेट मिशन जहां से भारत भेजा जाएगा और भारतीय नेताओं से वार्ता करके सकारात्मक रूप से वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है उसको डेवलप करते हुए हम वहां का कार्य प्रारंभ कर देंगे। ये विश्वास दिलाया विश्व के नेताओं को। तब दुनिया का ध्यान ब्रिटिश की तरफ से चला और तुरंत उसने 3 सदस्यों को मिलाकर, कैबिनेट के 3 वरिष्ठ मंत्री थे, उसमें एक कौन था? सर पैट्रिक, कई जगह पैट्रिक है, जबकि पैट्रिक लॉरेंस, ये उस जमाने में क्या थे? भारत सचिव। क्या थे? भारत सचिव। और इनको इस कैबिनेट मिशन का क्या बनाया गया? चेयरमैन, यानी अध्यक्ष। दूसरा, सर एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, इनको क्या बनाया गया? सदस्य। ये क्या नाम इसके एटली के मंत्रिमंडल में किस पद पे थे? नौसेना मंत्री। किस पद पे थे? नौसेना। ये पूछेंगे बेटा, ध्यान रखना इस चीजें, ये ठीक है ना, लिख देगा। कैबिनेट मिशन के एक सदस्य अलेक्जेंडर, जो पूर्ण रूप से किस पद पर आसीन थे ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर? नौसेना मंत्री। इसके बाद आगे जाके आए थे कौन? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, वो क्या थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। किसके थे? व्यापार, ठीक है ना। इन्होंने आते ही कब आए? 12 दिन बाद में आगे 26 मार्च 1946 को कहां पहुंच गए वो? नई दिल्ली। और नई दिल्ली आते ही भारतीय नेताओं से क्या की? बातचीत की। और इस बार भारत के 2 नेता नहीं गए, सब चले गए, ठीक है ना। सारे अमुक अमुक थे, सब ने बैठा, बैठो आप, बार बार गोलियां देके भाग जाते हो, ठीक है ना। इस बार लेकिन वो पॉजिटिव सोच लेकर आए, तो सबको लगा कि इटली के दिल में भारत के प्रत्येक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो ये चाहता है कि इस झंझट से मुक्ति मिले और तुरंत ही इस देश को क्या किया जाए? स्वराज प्रदान कर दिया जाए। इसलिए गांधी वगैरह ये सब लोग थे, उन्होंने बिल्कुल रेस्पेक्ट किया और उसकी सारी चीजें मानी। और इसके बाद जो इसकी सिफारिशें थी, उस सिफारिशों को कांग्रेस ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। लेकिन दूरी किसने बनानी शुरू कर दी? मुस्लिम लीग ने। किसने बनानी शुरू कर दी? क्योंकि उसका स्पष्ट तौर पर कहीं प्रावधान नहीं था कि मुस्लिम लीग की मांगों के अनुरूप कहीं उसके अंदर सिफारिशें थी, ठीक है। लिखो, लिखिए, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की विफलता, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की विफलता तथा
भारत में उत्पन्न तथा भारत में उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध को भारत में उत्पन्न संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के 3 वरिष्ठ मंत्रियों को मिलाकर एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। विशेष करके लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ और लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसके पीएम यानी प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट एटली थे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट डालो, गठन। लिखो, ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री क्या नाम था? हाँ लिख दो, सर क्लेमेंट एटली। नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 मार्च 1946 हाउस ऑफ कॉमन्स, अंडरलाइन करना, सदन का नाम भी पूछ सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स 14 मार्च 1946 को घोषणा करते हुए 14 मार्च 1946 को घोषणा करते हुए इसका गठन किया और कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, और कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, और कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है ना, स्पष्ट कह दिया इसने। अब देखो कैबिनेट मिशन का स्वरूप, नेक्स्ट पॉइंट डालो, कैबिनेट मिशन का स्वरूप
कैबिनेट मिशन का स्वरूप, कैबिनेट मिशन का स्वरूप देखो, इसकी प्रकृति बहुसदस्य थी, इसकी प्रकृति बहुसदस्य थी। अर्थात 3 सदस्यों वाला आयोग था, अर्थात 3 सदस्यों वाला आयोग था, अर्थात 3 सदस्यों वाला आयोग। नंबर 1 सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस, इनके आगे नाम लिखो ब्रैकेट में, तत्कालीन भारत सचिव, इनके आगे ब्रैकेट में लिखो तत्कालीन भारत सचिव, ऑब्लिक करके लिखो मिशन के अध्यक्ष, मिशन के अध्यक्ष, ठीक है। नंबर 2 सर एवी अलेक्जेंडर, नंबर 2 सर एवी अलेक्जेंडर, ब्रैकेट लिखो सदस्य, ऑब्लिक करके लिखो, ब्रैकेट लिखो सदस्य, ऑब्लिक करके लिखो नौसेना मंत्री, नौसेना मंत्री, अंडरलाइन करते हो इन चीजों के नीचे। नंबर 3 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लिखो बेटा, जल्दी तो तेज तेज तो नहीं बोल रहा हो ना, लिख तो रहे हो ना साथ साथ में। हाँ, मैं सेकंड ग्रेड के टीचर मान के पढ़ा रहा हूं आपको, मैं बच्चे नहीं, बच्चे तो आप पढ़ाना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनको की क्या बनाया था, सदस्य, लिखो ऑब्लिक करके लिखो। इस समय ये किस पोस्ट पे है, व्यापार बोर्ड के मंत्री है, लिखो व्यापार बोर्ड के मंत्री। विशेष करके लिखो, विशेष करके लिखो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 26 मार्च 1946, कैबिनेट मिशन 26 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की, और अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की। और अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की, ठीक है। अब लिख दो नेक्स्ट हेडिंग डाल के, प्रमुख प्रावधान या सिफारिशें, प्रमुख प्रावधान या सिफारिशें, इसको वेरी इंपॉर्टेंट डालो, ये बड़ा सवाल बनेगा यहां से, ठीक है ना। ऊपर जो लिखा है ना वहां से तो ऑब्जेक्टिव टाइप का निकालेगा, लेकिन यहां से बड़ा प्रश्न बनेगा, और यहां से जो मैं लिखवा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना। कंटेंट उस ऑप्शन के अंदर इन्हीं में से कोई एक लाइन लिखेगा, नहीं मैन है या नहीं, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कौन सा संगत है कौन सा संगत नहीं है, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझना, नहीं समझना वापस बता देना मुझे, इसको कर दूं क्लीन। चलो नेक्स्ट, प्रमुख सिफारिश से हेडिंग डाल दो, प्रमुख सिफारिश से। अब इसको लिखना मत, बाद में। प्रमुख सिफारिशों में सबसे पहला क्या था, भारतीय संविधान सभा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा, ठीक है ना। इसकी एक एक लाइन सवाल है, ध्यान रखना, भारतीय संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन। अब प्रश्न इसी पे बनाएगा कि भारतीय संविधान सभा के गठन का मूलाधार है, किसको कहेंगे, कैबिनेट मिशन, समझ आ गया ना।
अच्छा, फिर भारतीय संविधान सभा में दो तरह के सदस्य होंगे। कौन कौन से? निर्वाचित इन इलेक्टेड, और नंबर 2 नॉमिनेट यानी मनोनीत। कैसे सदस्य लिए जाएंगे? मेंबर कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे और मनोनीत, यानी दो तरह के होंगे। निर्वाचित कहां से होंगे? ब्रिटिश भारत से, है ना, या कह सकते हैं देसी भारत से। और मनोनीत कहां से होंगे? ब्रिटिश भारत से, ठीक है ना। ये दोनों तरह के सदस्य होंगे। तीसरा इसमें है संविधान सभा के एक सदस्य के लिए कम से कम 10 लाख की आबादी, 10 लाख की आबादी का प्रावधान होगा। मेरी थोड़ी भाषा क्लिष्ट लग सकती है आपको, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं। सरल भाषा यहां समझ लोगे, वहां समझ में नहीं आई, इसलिए यहीं इसको डिवाइड ले लो। संविधान सभा का एक सदस्य होगा, मान लो वो एक सदस्य कितनी आबादी का लीडरशिप करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख की आबादी पर। इसका मतलब कितने सदस्य निर्वाचित करने का प्रावधान है? एक सदस्य। ध्यान रखना ये चीज। नंबर 4, इस हिसाब से संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 तय की। इस हिसाब से संविधान सभा की टोटल संख्या कितनी हुई? 389, ठीक है ना। क्यों 389? क्योंकि एक सदस्य को निर्वाचित होने, यदि 10 लाख की आबादी पर कितने मेंबर ले जाएंगे? एक। इस हिसाब से ये कब की बात चल रही है? ये बात चल रही है 1946 की। तो 1946 की बात चल रही है, तो संविधान सभा में ये 389 संख्या टोटल आई है, ठीक है ना। यानी एक तरह से हमारी संसद की कुल सदस्य संख्या आई है। आज कितनी? भारत की संसद की कुल सदस्य संख्या वर्तमान में है 543, 45, है ना। एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया सिस्टम। 545 तो लोकसभा की, और राज्यसभा की कितने? इसलिए मैं कहता हूं अखबार पढ़ा, अगर कामयाब होना ना तो ये आदत डाल दो। मैं कह रहा हूं आपको, मतलब केवल रटने से या ऐसे करने से बेटा काम नहीं चलेगा, हर चीज का अपडेट रहना पड़ेगा। मतलब एक सवाल आया था, बहुत सिंपल सवाल पूछा था, मतलब और वो बच्चों ने गलत कर दिया। क्या पूछा? राजस्थान से संसद में कुल सदस्यों की संख्या है। बच्चे हमेशा क्या रट के जाते हैं? लोकसभा की सदस्य 25, ठीक है ना। संसद के कुल सदस्य, संसद का मतलब क्या हुआ? संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों सदनों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 लोकसभा से है और 10 राज्यसभा से वर्तमान में मौजूदा टाइम में। तो टोटल कितनी है? वहां ऑप्शन 35 था, 30 था, 25 था और 10 था। मोस्टली बच्चों ने किसको राइट किया? और फिर बाद में घर आके पूछा कि ये कुल पूछ रहा। अच्छा, मैंने कुल तो पढ़ा ही नहीं। तो तूने क्या पढ़ा फिर? ठीक है, हाँ, ये 35 था। सिंपल प्रश्न गलत हो गया। इसलिए प्रश्न को केबीसी की तरह खोलो। अमिताभ बच्चन को मानो, वो पेपर नहीं, हॉट सीट पे कौन बैठा है और आप सामने बैठे हो, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ो। शुरुआती शब्द क्या बोल रहा है, लास्ट के मीनिंग में क्या कह रहा है, वो मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो इंग्लिश वर्जन देखो उसका, ठीक है ना। और छोड़ दो, अगर उस समय अगर आपको वो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो, ठीक है ना। लेकिन अब तो ऑप्शन 5वां भी कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। इसका मतलब पूरी तरह से घेर लिया आरपीसी ने आपको, मतलब ठीक है। तो कुल सदस्य के हिसाब से अब आज की तारीख में पूछे कि भारत की संसद की कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो 545। बेटा बोल रहा था 543। 2 नॉमिनेट एंग्लो इंडियन थे, वो क्या हो गए हैं? खत्म कर दिया उसको, मतलब ठीक है ना। उसका भी पढ़ाएंगे अपने। 545 और 245 क्या है? कुल है ना। अब इसमें मनोनीत है, निर्वाचित, उससे अपने को लेना दे, कुल है। तो कुल कितने हो गए? 10, 8, 1, 9 और 790। अभी जो मौजूदा संसद बनी है सेंट्रल प्रोजेक्ट रजिस्टर के रूप में, उसमें कितने सदस्यों के बैठने की अधिकतम सीमा तय की है?
लगभग 1800, लगभग 1800। और तो 1800 है तो हमारी जो मौजूदा, अब जो अशोक गहलोत ने 19 जिले बनाए हैं, 19 जिलों के हिसाब से हमारी मौजूदा 25 सीटें हैं लोकसभा की, वो डबल हो जाएगी। यानी राजस्थान से आने वाले टाइम में लोकसभा सीट कितनी हो जाएगी? 50, ऐसी संभावना है। और राज्यसभा की है तो कितनी हो जाएगी? 20, ठीक है ना। राजस्थान की विधानसभा की सीटें टोटल कितनी है? 200। आने वाले टाइम में अगर इस तरह तो कितनी हो जाएगी? 400, क्योंकि महिलाओं को क्या देना है? 1/3% आरक्षण। तो 1/3 आज की 200 के अंदर देंगे तो कितना हो जाएगा? 66 है। 66-67 महिलाएं हो जाएगी, तो बाकी जेंट्स कितने रहेंगे? इसलिए इन्होंने क्या एक नया नाटक निकाला है कि भाई इसको बढ़ा दो, ताकि 400 में से फिर मान लो 120 है तो पीछे कितने रहेगी? 280, ठीक है ना। 280 तो जेंट्स रहेंगे ना, तो जेंट्स भी खुश और महिलाएं भी खुश, ठीक है ना। ये है। तो संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रही है? 389। क्यों? क्योंकि एक सीट पे कितनी आबादी का है? इस हिसाब से 1946 में भारत की आबादी लगभग लगभग कितनी थी उस जमाने में? 40 करोड़। इस हिसाब से संख्या कितनी आ रही है? 389। वर्तमान में भारत की आबादी कितनी है? 145 के आसपास। ये किसने डिक्लेयर किया? अब तो हम चाइना से आगे बढ़ गए ना, ठीक है ना। मौजूदा भारत की जनसंख्या चीन से आगे चली गई है। इसका आंकलन किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या पटल के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से इसकी संख्या कितनी आई? 389। क्यों? क्योंकि एक सदस्य को निर्वाचित होने के लिए कितनी आबादी का नेतृत्व करना है? इसलिए तत्कालीन भारत की आबादी लगभग कितने के आसपास थी? 40। ठीक है, लिखो। प्रावधान नंबर 1, भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नंबर 2, भारतीय संविधान सभा में 2 तरह के सदस्य, सदस्य होंगे। 2 तरह के सदस्य होंगे, निर्वाचित तथा मनोनीत। जिनका निर्वाचित तथा मनोनीत, जिनका निर्वाचन प्रांतों की विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। स्टार बना नोट डाल लिखो, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा, यानी प्रांतों की विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। न कि वयस्क मताधिकार द्वारा, वेस्ट नहीं बेटा, वेस्ट, वेस्ट तो वेस्ट ही है, वेस्ट मताधिकार द्वारा।
क्या लाइन समझ में आई इस चीज को? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, तो इसको देख लो। जिससे हम वोट करते हैं, इधर ध्यान दो, इधर, जिससे हम वोट करते हैं, आप लोग वोटिंग करोगे, वो क्या होगी? वरिष्ठ मताधिकार, जिसकी न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। ठीक है ना, 18 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी है वो अपना वोट किसी अपने डेलीगेट को डालते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वरिष्ठ मताधिकार। और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि कौन? एमएलए, विधायक या सांसद या एमपी, वो किसी और को इलेक्ट करते हैं, जैसे राष्ट्रपति को करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ वहां वोट क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहां पे? इनडायरेक्ट। तो इस तरह से संविधान सभा के सदस्यों में जो चुनाव है वो आम पब्लिक नहीं कर रही थी। कौन कर रही थी? प्रांतों के तो जो विधानसभाएं थी, असेंबलियां थी, वहां जो इलेक्टेड मेंबर थे वो करते थे, या देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा नॉमिनेट जो व्यक्ति हुआ करते थे वो इसको वोट करते थे। इसलिए प्रजा क्या थी वहां पे? जनता क्या थी? इनडायरेक्ट थी। ठीक है ना, जनता के हाथ में नहीं था वो वोटिंग करने का अधिकार सीधे तौर पर। इसलिए सीधे तौर पर जहां वोटिंग नहीं होती है वहां इनडायरेक्ट होती है। इसका मतलब क्या हो गया वहां पे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है ना। आप किस किस का प्रत्यक्ष निर्वाचन करते बताओ? आपके गांव से शुरू करता है। पहला वार्ड पंच, है ना, वार्ड पंच का करते हैं ना अपन। फिर इसके बाद सरपंच, उप सरपंच का अपन नहीं करते। इसका मतलब वो कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष। ये तीनों हो गए, तीनों में समझ आए। और इनडायरेक्ट कौन, डायरेक्ट कौन? इसके बाद ऊपर चलो, पंचायत समिति। पंचायत समिति में सदस्य होता है, उसका इलेक्टेड वोट कौन करता है? जनता करती। भाई पंचायत समिति सदस्य जो भी चुना जाता है ना, उसका वोट कौन करता है? जनता करती है। इसके बाद कौन होता है? प्रधान। तो प्रधान का भी वोट कौन करता है? इनडायरेक्ट होता है ना, जो जीते हुए सदस्य, और उसी में से क्या चुना जाएगा? उप प्रधान। इसी तरह जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य। अच्छा, विधायक का चुनाव अपन करते हैं, विधानसभा के सदस्य वो करते हैं, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, मंत्री, उसका चुनाव अपन नहीं करते। ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री का चुनाव कौन करता है? हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। इसी प्रकार प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। लेकिन उस संसद के जो सदस्य हैं, सांसद जिसको बोलते हैं, उसके चुनाव कौन करते हैं? हम करते हैं। उसमें भी सिर्फ किसके करते हैं? लोकसभा के। राज्यसभा के सांसदों का चुनाव हम नहीं करते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? राज्यों की विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो विधानसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं? जनता चुनती है। ठीक है ना। तो जनता यहाँ क्या हो गई? इनडायरेक्ट। ठीक है ना। तो जिससे आप सीधा वोट करते हैं वो कहलाएगा डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन, और जिससे आप सीधा वोट नहीं करते हैं वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। ठीक है ना। जो डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है उसको बोलेंगे व्यस्त मताधिकार सिस्टम, और इनडायरेक्ट सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो यहाँ कैसी निर्वाचन प्रणाली काम में ली जा रही है? अप्रत्यक्ष। कौन सी प्रणाली काम में नहीं ली जा रही है? व्यस्त। इसका मतलब क्या हुआ? आम पब्लिक को भारत की संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचन करने का अधिकार नहीं था। ठीक है ना। चलो आगे लिखो। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाले, संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाले, संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाले एक सदस्य के लिए, एक सदस्य के लिए न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या कम से कम मिनिमम 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी का प्रावधान है। 10 लाख की आबादी का प्रावधान। विशेष करके लिखो, विशेष करके लिखो। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। 389, 389, अंडरलाइन कर लो इसको। 389 निर्धारित की गई, 389 ब्रैकेट में लिखो।
भारत की तत्कालीन अनुमानित भारत की तत्कालीन भारत की तत्कालीन अनुमानित जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के अनुसार, लगभग 40 करोड़ के अनुसार, ठीक है। कितनी जनसंख्या थी भारत की उस जमाने में? 40। इस हिसाब से इसकी सदस्य संख्या कितनी आई है? 389, ठीक है। अच्छा, फिर है कुल सदस्यों का वर्गीकरण इस तरह से था। कुल सदस्यों का वर्गीकरण इस तरह से था, ठीक है ना। तो ब्रिटिश भारत के सदस्य कितने थे? 292, ठीक है ना। देशी भारत के सदस्य कितने थे? 93। संघ भारत, यूनियन स्टेट भारत के सदस्य कितने थे? 4। टोटल कितने हो गए? देशी भारत से कितने लिए गए थे? देशी राजाओं की तरफ से कितने थे? और यूनियन टेरिटरी स्टेट यानी संघ ब्रिटिश भारत के कितने थे? अब संघ ब्रिटिश भारत के सदस्य 4 कहां से आते थे? एक तो आपके आता था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है ना। अजमेर मेरवाड़ा से जो संविधान सभा के सदस्य थे वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये यहां से इलेक्टेड होते। और दूसरे थे दिल्ली से, तीसरे थे कुर्ग से, और कुर्ग कहाँ आया हुआ है? कर्नाटक। और चौथे कहां से लिए जाते थे? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान। यहां से ये 4 सदस्य संघ ब्रिटिश भारत के थे। संघ ब्रिटिश कह सकते हो यहां पे, संघ ब्रिटिश भारत के 4 सदस्य। लेकिन राजस्थान में ये अजमेर मेरवाड़ा, यहां से एक सदस्य निर्वाचित होता था, उससे क्या नाम था? मुकुट बिहारी लाल भारत। जैसे आपने अजमेर का नक्शा देखा होगा इस तरह से, तो ये राजसमंद इसके टच में है यहाँ पे, ठीक है ना। राजसमंद इस तरह से, ये वाला भाग है ना राजसमंद का उत्तरी भाग, और अजमेर का ये पश्चिमी भाग, ये वाला पूरा भाग क्या कहलाता है? अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है ना। इसलिए तो ये इस तरह से 389 सदस्यों का क्या था? वर्गीकरण। लिख दो सदस्यों का वर्गीकरण, सदस्यों का वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट डाले, लेकिन आप पूछ सकता है संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के सदस्यों की संख्या थी, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अब मैं आपके दिमाग की परीक्षा ले रहा हूं। संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के सदस्यों की संख्या थी 292, और संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के कुल सदस्यों की संख्या थी क्या बात है, मतलब 389। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मैं कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आया हूं। मैं ये पूछ रहा हूं संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के कुल सदस्यों की संख्या थी, उत्तर सामने है और फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो। प्रश्न दोबारा सुन लो, संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के कुल सदस्यों की संख्या थी। अरे वैज्ञानिकों, भारत ये है और ये भी भारत है, ठीक है ना। तो 292 और ये 4 कितने हो जाएंगे? 296। बाप, मैंने क्या कहा, प्रश्न को समझने में गलती करोगे, बाकी उत्तर आपको आएगा। अगर आपको पूछे ब्रिटिश भारत के सदस्य संख्या सिर्फ, तो ये होगी। कुल शब्द डालना है तो इसमें ये भी जोड़ रहा है, वो ये भी तो ब्रिटिश भारत का सदस्य है ना, संघ ब्रिटिश भारत, देखा ना।
ये भी इसके है, तो 292 और 4 कितने हो गए? 200। और देसी भारत के सदस्य कितने? 93। अच्छा, फिर पूछ ले कि संविधान सभा में राजस्थान से किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व था? अजमेर मेरवाड़ा। उस जमाने में अजमेर मेरवाड़ा पूरे राजस्थान यूनिट के अंदर एक तरह से अंग्रेजों की राजधानी थी। यहाँ पे अंग्रेजों का हेड ऑफिस यहीं था। 1857 की क्रांति पढ़ना, सारे यहीं थे, मतलब ठीक है ना। अजमेर मेरवाड़ा से हमने यहाँ इलेक्टेड किया इसको, किस व्यक्ति का नाम था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक है, देखो नंबर 1, ब्रिटिश भारत के सदस्य, ब्रिटिश भारत के सदस्य, ब्रिटिश भारत से बराबर 292। देसी भारत के सदस्य, (93). संघ ब्रिटिश भारत के सदस्य, बराबर 4, टोटल 389, टोटल 389। नीचे वर्गीकरण करके लिख दो। नंबर 1 अजमेर मेरवाड़ा, संघ ब्रिटिश भारत के सदस्यों को वर्णन कर दो। नंबर 1 अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। इसके नीचे नाम लिख दो, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। रटने वाले सावधान। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव करते करते गया परीक्षा में और वहां आ गया गिरधारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव तो भूल गया और ऑप्शन किसके पे राइट करके आ गया? गिरधारी लाल भार्गव। बाहर आते घरवालों ने पकड़ा, मुकुट बिहारी लाल कहा था? बोले मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मतलब इसे रटना नहीं, समझना। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। वैसे 4 ऑप्शन में लिखे, यहाँ गिरधारी लाल भार्गव भी है, ठीक है ना, लेकिन वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, उसी अजमेर के जमाने में प्रसिद्ध व्यक्ति था, चांदमल चौराना वगैरह ऐसे लोग। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव और गिरधारी लाल भार्गव, दोनों भार्गव होंगे वहां पे। अपने को किस पे राइट करना है? हाँ, ये ध्यान। फिर लिखो दिल्ली, फिर लिखो कुर्ग, कुर्ग, ऐसे लिख बेटा, कुर्ग। और फिर लिखो लास्ट बलूचिस्तान। ठीक है, चलो आज नहीं, बाकी कल।